अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। एज यू ऑल नो, वी आर डिस्कसिंग थीम 6 Bhakti and Sufi tradition, and today we are going to discuss the Chashti silsila. In our previous lecture we discussed about the Sufism, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके क्या बेसिक टेनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। आज हम चश्ती सिलसिला के बारे में थोड़ा जानेंगे, उनका जो है ना रहन सहन कैसा था, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो कैसी थी और कौन इंपॉर्टेंट इनमें सेंट्स आए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं द चश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब सब कॉन्टिनेंट में चश्तीज का इमर्जेंस हो रहा है। अब चश्ती ये जो है ना, ये सिलसिलाज हैं या जो है ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, इसमें मेजरली आपको 4 ऑर्डर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम चश्तीज डिस्कस करें बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इन सूफीज़म। तो यूजुअली आप देखोगे एक तो चश्तीज है, सबसे पहले चश्तीज आते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो है वो आपने सुना होगा वो है कादरीज है। इसके साथ साथ जो है एक और ऑर्डर है दैट इज सोहरवर्दी। सोहरवर्दी के साथ साथ हम देखते हैं नक्शबंदी। नक्शबंदी, ठीक है। दीज आर द ऑर्डर्स। इनके अपने अपने सेंट्स हैं अलग अलग, एक ऑर्डर है, सिलसिला है, जैसे हमने कल देखा सो चेन का हमने देखा था कल। इस तरह से ये 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, चश्ती ऑर्डर है। तो चश्तीज के बारे में हम आज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चश्तीज ने यहाँ सूफीज़म को बढ़ावा दिया है और क्या इनकी प्रैक्टिसेस थी, कौन इनके इम्पोर्टेंट जो प्रीचर थे, कौन इम्पोर्टेंट सूफीज आए हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो ये है चश्तीज, ये नाम कहाँ से पड़ा है इनका। असल में ये एक रीजन का नाम है। ये जो है चश्ती जो है ना, ये चिश्त, ये यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, ये जो है ना चिश्त एक जगह है, आपने नाम सुना होगा हेरत, अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान। तो सबसे पहले जो है चश्ती ऑर्डर जो है ये कहाँ स्टार्ट होता है, अफगानिस्तान में स्टार्ट होता है, हेरत में। तो वहाँ एक जगह है चिश्त, वहाँ से स्टार्ट होता है। और इनके जो पहले प्रोपाउंडर होते हैं, इसका जो पहले फाउंडर हम कह सकते हैं जो इनके थे, उनका नाम है अबू इसहाक शामी। वो नाम भी आपको याद रखना है। चिश्त एक जगह है, अबू इसहाक शामी। कौन है ये फाउंडर है किनके, इज द फाउंडर ऑफ चश्ती सिलसिला। ठीक है, अब इस चश्ती सिलसिला में हमने बहुत सारे देखे। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने के बाद, अब ये हम 9th सेंचुरी की बात करें जब ये यहाँ पर डेवलप हो रहा है अफगानिस्तान में, फिर उसके बाद ये इंडिया में आ रहे हैं। अब इंडिया में एक नोन फिगर है जिसकी वजह से यहाँ पर चश्ती सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा फैला है, या जिसकी वजह से चश्ती सिलसिला बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उन सेंट का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फैला है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हम देखते हैं, दे सक्सेसफुली अडॉप्टेड द लोकल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर क्या है, among the different groups of Sufis who migrated to India in the late 12th century, the Chashtis were most influential. अब चश्तीज यहाँ पर अपना ग्राउंड बहुत ज़्यादा बनाते हैं बिकॉज उनके पास क्या था, उन्होंने जो लोकल इन्वायरमेंट था, लोकल ट्रेडिशन से उनके साथ जल्दी कनेक्ट किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर जो आपकी पॉपुलेशन है, आपके लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट करो। आपका ऐसा रवैया तरीका होना चाहिए, आपकी मैसेज इस तरह से होनी चाहिए दैट इट शुड कनेक्ट पीपल वेरी क्विकली। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ना, इसको अब बेनिफिट मिला है चश्ती सिलसिला को कि इन्होंने जल्दी से इम्बाइब किए हैं लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को। अब यहाँ पर ये जो है ना, इनका जो मेन एम्फेसिस है, अब चश्ती सिलसिला जो है ना, चश्ती ऑर्डर जो है, अब तो जनरली हमने कल सूफीज़म की बात की, इज द इनवर्ड डायमेंशन ऑफ इस्लाम, द इस्लामिक मिस्टिसिज्म, या ये है क्लोज डिवोशन टू अल्लाह, या ये जो सब चीज़ें हमने देखे जो है इनवर्ड ज़्यादा ये देखते हैं, वो तो जनरल है। अब इनमें कुछ मोर पर्टिकुलर जो है या स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं हर एक में अपनी अपनी पाई जाती हैं। नाउ इन चश्ती सिलसिला वी सी दैट दे लेड एम्फेसिस ऑन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन चश्ती सिलसिला, जहां पर हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। वन इज दैट इज लव, टॉलरेंस एंड ओपननेस। अब यहाँ पर लव पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टॉलरेंस पर और ओपननेस पर। अब ये लव टॉलरेंस क्या है, ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों से नहीं है, बल्कि जो बाकी लोग हैं, चाहे वो आपके एनिमीज हैं, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, चाहे वो
डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये सब के लिए ओपन था, सब के लिए ये टॉलरेट थे और सबको ये एक्सेप्ट करते थे, सबको ये एक्सेप्ट, इस तरह से लव वगैरह जो है उस तरह से हर एक के लिए इक्वल था। तो ये मेन 3 टेनेंट्स है इसमें, लव, टॉलरेंस एंड थर्ड इज ओपननेस। नाउ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लाइफ इन ए चिश्ती खानका। अब खानका को हमने कल देखा, खानका इज बेसिकली हॉस्पाइस, जहाँ पर जो ये जो टीचर्स होते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं, जो शेख, पीर या जिसको मुर्शिद कहते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं और उनके मुरीद होते हैं जो जिनको वो सिखाते हैं। अब ये वहाँ पर है तो इनको वहाँ पर ये जो है हॉस्पाइस जो है उनमें लाइफ कैसी थी, किस तरह से रहते थे लोग वहाँ पर और क्या वहाँ पर पॉपुलर प्रैक्टिसेस होती थी। यहाँ पर जो सोर्सेज के हिसाब से अगर हम देखें ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक दूसरे इंपॉर्टेंट चिश्ती सेंट है जिनको हम ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा जो दिल्ली का रीजन है वहीं पर ये उनका जो है हॉस्पाइस या उनकी जो दरगाह है आज वो दिल्ली में है। तो वो उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो वहाँ पर लोग जो है वो आते जाते थे, तो उसमें कैसा सेटअप था, उस लाइफ इन चिश्ती खान का कैसा उस वक्त दिखता था, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं खान का वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, सोशल लाइफ जो है यहाँ पर ये उसका सेंटर था। वी नो मच अबाउट शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलियाज हॉस्पाइस इन 12th सेंचुरी में जो थे, इसके रिलेटेड हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानते हैं, बिकॉज उस वक्त के जो स्कॉलर्स थे या जो इनकी दरगाह पर बहुत ज़्यादा जाते थे, चाहे ज़ियाउद्दीन बरनी हो या अमीर खुसरो हो, वो जाते थे, तो उन्होंने बहुत एक तो पोइम्स भी लिखी हैं और थोड़ा हिस्ट्री भी लिखा है, तो इस वजह से हम इस बारे में जानते हैं। नाउ इट कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल रूम्स। तो अगर आपको खानका देखना हो, खानका में बहुत सारे स्मॉल रूम्स होते हैं एंड बिग हॉल। प्रोबेबली ये जो हॉल है ये प्रेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जमात खाना। अब ये जो स्मॉल रूम्स हैं, कोई भी आता जाता था तो उसके रात के आराम का इंतज़ाम किया जाता था इस खानका में। ठीक है, तो तभी हम देखते हैं कि सेवरल स्मॉल रूम्स। अब शेख जो है वो खुद अलग से कोई बड़ा सा रूम नहीं था उनके लिए, या कोई आराम व आसाइश के लिए उनके लिए अलग से कोई इंतज़ाम नहीं था, बल्कि शेख जो थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, वो हम देखते हैं लिव्ड इन ए स्मॉल रूम। वो खुद भी एक छोटे से रूम में रहते थे एंड वो जो है अपना टाइम जो है अब निकाल लेते थे। अब किस तरह से वो क्या हम इनका जो है ना ये सिखाते थे ना अपने दूसरे, या किसी को कोई मसला होता था तो इनसे मिलते थे, तो इन्होंने अपनी मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम रखा था। ठीक है, मेट विजिटर्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग में ये बैठते थे और जो भी दूर दराज इलाकों से आते थे, जो भी इनके मुरीद होते थे, वो वहाँ पर आते थे, उनसे बरकत हासिल करते थे, उनसे दुआएं करवाते थे, या किसी का कोई मसला होता था वो उनसे पूछते थे। अब बीच में जो है इनके अपने भी काम होते थे या दूसरे जो है चैरिटी वगैरह का काम होता था, ये सब ये खुद करते थे। अब ये खानका के अंदर का सेटअप है। यूजुअली खानका में क्या होता है, वहाँ पर एक तो रिमेम्बरेंस ज़्यादा हम देखते हैं, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, जिक्र में रहते हैं लोग, और शेख की बातें और शेख से जो कुर्बत है वो हासिल करते हैं, शेख के कुर्बत में रहते हैं, और इस तरह से वो अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी उनकी होती है उसमें हायरार्की में ऊपर चले जाते हैं। एक और चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं, देयर वाज एन ओपन किचन। हाँ, जब आपके पास विजिटर्स ज़्यादा आएंगे और आप वहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाती है, तो आप खाने का भी इंतज़ाम करते हो बाकी लोगों के लिए। जैसे आज भी आप देखोगे बहुत सारे हम देखते हैं ऐसी जगह हैं आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं जहाँ पर जो है 24/7 जो है लंगर चलता है और लोग वहाँ पर खाते हैं। जैसे अगर हम अमृतसर की बात करें, आप में से गोल्डन टेम्पल गए होंगे कुछ, तो आप अमृतसर में देखो वहाँ पर जो है गोल्डन टेम्पल में 24/7 लंगर चला रहता है, और जो भी विदाउट एनी कास्ट, क्रीड एंड कलर, वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो भी खाना चाहे वो वहाँ पर जा सकता है, जो भी अंदर जाना चाहे वो जा सकता है। तो सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ओपन किचन जिसको हम लंगर कहते हैं, तो खानका में लंगर भी बनाया जाता था जहाँ पर लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम होता था। और एक और चीज़ जो यहाँ पर एक इस इंटरेस्टिंग एंड डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये है, दैट इज़ के पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम। यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं था सिर्फ सूफीज़ ही यहाँ पर आए, या
इवन के सूफीज हम छोड़ें, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स ही आए, बल्कि इट वाज ओपन टू नॉन मुस्लिम्स एज वेल, इट वाज ओपन टू एवरीवन, इट वाज ओपन टू ऑल कास्ट एंड ऑक्यूपेशंस। तो यहाँ पर ये सबके लिए ओपन था। इवन हम देखते हैं सोल्जर्स हैं, स्लीव्स हैं, सिंगर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, पोएट्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, रिच पुअर, हिंदूज, ये सब के लिए ओपन था, कोई भी यहाँ पर आ जा सकता था, तो कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो लोग क्या करने आते थे, जो अभी मैंने बताया, एक और चीज़ जो है ना, तावीज़ का कंसेप्ट, यहाँ से या एमुलेट लेने जाते थे लोग और उसको पीर की, वो कहते हैं कि उनकी निशानी है या उनकी ज़ियारत करने के लिए जाते थे। तो लोग जो है दूर दराज इलाकों से जाते थे और बरक़ा हासिल करने के लिए इनके पास जाते थे। ठीक है, अब एक रीज़न ये भी है, क्या कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किन का है, उनमें इन सूफीज़ का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इन्होंने कॉमन मैसेज जो थी उनके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया। अब रूलिंग क्लास जो था ना, वो हायरार्की में बहुत ऊपर था, तो उनको जो निचले सतह पर लोग थे उनके साथ उतना कनेक्ट नहीं था, और उनके साथ जो कनेक्ट बनाया है वो सूफीज ने बनाया है, क्योंकि उनकी डे टू डे लाइफ में जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती थी वो अगर फुलफिल नहीं होती थी, वो शेख के पास चले जाते थे, वो किसी ऐसे रिलीजियस लीडर के पास चले जाते थे जो उनको कोई हल बता देता था, जो उनकी उस आसानी को थोड़ा दूर कर देता था। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो हिंदूज यहाँ पर मुस्लिम्स की तादाद बढ़ी है, या जो कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है हिंदू से मुस्लिम्स का या इंडिया में, तो वहां पर एक मेजर कंट्रीब्यूशन किन का है, इन सूफी सेंट्स का है, जो हम देखते हैं चश्तीज हो, सोहरवर्दीज हो, कादरीज या नक्शबंदीज हो। सो यहाँ एक ये डिस्टिंक्टिव फीचर आपको याद रखना कि दैट इट वाज ओपन टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। नाउ यहाँ हम एक और चीज देखते हैं, चश्ती डिवोशनलिज्म। अब डिवोशनलिज्म क्या है? डिवोशनलिज्म हमने कल देखा था कि अकीदत जो आप रखते हैं, अपने पीर से रिलेटेड जो आपकी अकीदत है वो कैसे आप रखते थे। अब यहाँ जो है पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत टू टॉम्ब्स ऑफ सूफी सेंट्स इज प्रेवलेंट ऑल ओवर मुस्लिम वर्ल्ड। ये हम देखते हैं कि हर जगह से लोग आज भी, अगर हम आज की भी बात करें तो आज भी लोग जाते हैं पिलग्रिमेज, जिसको ज़ियारत कहना बोलते हैं, कि मैं वहाँ ज़ियारत करने गया। तो यहाँ से कोई भी हो, जैसे हम देखते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया या गंज शकर है, ये सब जो है ना बड़े बड़े सूफी सेंट्स हैं। तो आज भी लोग इनके पास जाते हैं, उनकी दरगाह में जाते हैं, और हर एक अपना एक पर्पस होता है। किसी को कोई पर्टिकुलर हम देखते हैं कोई इशू होता है अपनी लाइफ में, तो वो उसके मुदावे के लिए वहाँ पर जाते हैं, और हर एक अपना एक बिलीफ होता है ना। अब यहाँ पर आप देखो, चाहे वो अगर ये ना बाबा शुक्रदीन जो है यहाँ बाबा रेशी में, सॉरी बाबा रेशी जो हैं, तो वहाँ पर जो हम देखते हैं वहाँ पर भी ऑल वॉक्स ऑफ जो है पीपल है वो वहाँ पर आते हैं। इवन कि हिंदूज़ को भी आप वहाँ देखोगे वो भी आते हैं, उनके भी अपने इश्यूज़ होते हैं लाइफ में, उनके भी अपने कुछ वो मांगने के लिए आते हैं, तो वो भी वहाँ पर हम देखे जाते हैं। अब ये जो है ना, यहाँ पर अगर हम थोड़ा बहुत इस्लाम का भी इसमें देखें, कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। देखें, अगर हम किसी जगह पर जाते हैं और किसी जगह पर हम जो अगर पीर जिंदा होता है तो उसके पास जाते, उसमें कोई इशू नहीं है, हम वहाँ पर जा सकते हैं, हम उससे दुआएं करा सकते हैं या उनसे कुछ नेक बातें सीख भी सकते हैं। दूसरी बात है, अगर कोई यहाँ इस दुनिया से रहलत कर गए, इस दुनिया से चला गया है, अब अगर उसके बाद हम उनके दरगाह पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसको इस्लाम अलाउ नहीं करता है, तो उन चीज़ों से हमें जनरली परहेज़ करना चाहिए। दैट दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड इन इस्लाम। वो चीज़ें जो है वो इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, जैसे वहाँ पर सजदा वगैरह करना, उन चीज़ों से हमेशा हमें परहेज़ करना चाहिए, रुकना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं लोग जो है इनमें जो डिवोशनलिज्म है वो ज़्यादा है, वो वहाँ पर जाते हैं, इवन के वो वहाँ हाथ भी उठाते हैं उनके सामने, इवन के अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक ट्रेडिशन दिस इज़ नॉट अलाउड, बट स्टिल पीपल आर डूइंग दिस। अब ये जो है ना डिवोशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हम लगभग 5 सेंचुरीज़ की अगर हम बात करें, 12 सेंचुरी से अगर हम बात करें 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी तक, हम देखते हैं 5 जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सूफी सेंट्स थे, जो इन्हीं में से चिश्ती ऑर्डर में थे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हम देखते हैं वेरियस कास्ट क्रीड्स जो लोग बैकग्राउंड से थे वहाँ पर उनके पास गए। तो वो 5 जो है ना, यहाँ पर आपकी बुक पेज नंबर 154 पर जो लिखे हुए हैं, जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती तो पहले ही आपने सुना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी है जो दिल्ली में है, शेख
फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो है ये भी जो पाकिस्तान में है, इस तरह शेख निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जिनको कहा जाता है ये भी दिल्ली में। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट सूफी टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला। तो ये जो है ना इनका क्या है पहले एक टीचर है, उसके बाद दूसरे आते हैं जो उनको कभी कभी नॉमिनेट भी किया जाता है। तो ये लोगों की इस्लाह के लिए होते हैं। एक तो खुद ये पहले अपनी जर्नी को ठीक करते हैं, उसके बाद जो लोग होते हैं इनसे बरक़ा हासिल करने के लिए इनके पास जाते हैं। तो चिश्ती ऑर्डर में हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो इंडिया में जब ये स्टार्ट हुआ तो उनका यही कॉन्सेप्ट था कि लोग जो हैं उनको कनेक्शन बिठाएं अल्लाह के साथ, जो है डिवोशन टुवर्ड्स गॉड थ्रू लव, थ्रू टॉलरेंस, है ना, थ्रू रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। तो इस तरह से उनमें जो है अल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है, गॉड का कॉन्सेप्ट आ जाए। अब एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो सूफ़ी हम देखते हैं, सूफ़ीज़ जो हैं वहाँ पर हम देखते हैं जो रूलर्स थे वो भी वहाँ पर आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, वो रूलर्स जो हम देखते हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट एक बात और है कि इन सब में जो अभी हमने 5 डिस्कस किए हैं, अमंग दीज 5 जो निज़ामुद्दीन औलिया बाकी जो हमने अभी 5 डिस्कस किए, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसको ज़्यादा फॉलोइंग मिली है वो निज़ाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत कहाँ है? अजमेर में है। तो आज भी आप अजमेर में देखोगे ना, लोग जो है जो डिफरेंट रिलीजन्स के भी हैं, हर एक वहाँ पर आते हैं और अपनी जो उनकी तमन्नाएं हैं, मन्नतें हैं, वो मांगने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इनका जो है इंडिया में इनका फेम जो है, इनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ एक और चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का ऐसे फ्लोरिश होना। उसमें एक रीज़न आप ये कह सकते हो, जैसे आपको कोई रॉयल विजिट हो रही है, जैसे अब रिसेंटली आपने जब यूएसए में ट्रंप जो थे वो प्रेसिडेंट थे, जब वो यहाँ पर आए थे तो हम देखते हैं कि वो कहाँ पर उनको लिया गया था? ताजमहल में। तो ताजमहल जो है उस वक्त अगर हम देखें उसकी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में बात हो रही थी। जिन लोगों ने इसे पहले नहीं भी देखा होगा, या ये तो सब ने देखा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, किसी ने नहीं भी देखा होगा इस मोनूमेंट को, तो सारी दुनिया में वो लोगों के पास पहुँच गए। तो इस तरह से लोग जो है जब रॉयल पैट्रनेज मिलती है किसी चीज़ को तो उसमें ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन का। यहाँ पर हम देखते हैं पैट्रनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स। अब ये पैट्रनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स क्या है? पैट्रनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स। तो पैट्रनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स हैं, कुछ रूलर्स भी इनके पास आना स्टार्ट हो गए क्योंकि उनको भी कुछ अपने रीजंस थे जिसकी वजह से वो वहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सुल्तान, अगर हम मुस्लिम सुल्तान की बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें, सबसे पहले सुल्तान जो दरगाह पर गए हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक हम देखते हैं ये किस डायनेस्टी से थे? तुगलक डायनेस्टी से, जो खिलजीज के बाद आए हैं। तो इनमें हम देखते हैं सबसे पहले तुगलक्स में मोहम्मद बिन तुगलक गए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसको हम गरीब नवाज भी कहते हैं, उनके दरगाह पर गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेटर पीरियड्स में दूसरे रूलर्स भी गए हैं, उनमें इंपॉर्टेंटली मुगल डायनेस्टी में जो बार बार गए हैं इन जगहों पर वो है अकबर। अकबर का कहा जाता है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगभग 14 टाइम्स गए हैं। 14 बार वो अकबर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए हैं और वहाँ पर अपनी मन्नतें जो थी, अपनी जो है ये सब चीज़ें वहाँ पर दी हैं, हाज़िरी दी है। अब 16वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देखते हैं इन चीज़ों यहाँ पर जाने की। अब इसके रीज़न्स क्या थे? एक रीज़न हम ये अकबर का जो पर्टिकुलर था ना, ये इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी, जैसे अकबर को बहुत टाइम तक हम देखते हैं इनके घर में जो है बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो ये बहुत
हर जगह पर जाते थे उसकी मन्नत मांगने के लिए। अब ये तो इनका पर्सनल रीज़न हो गया, लेकिन कुछ और जो थे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल रीजंस भी थे, वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर ये जो रूलर्स जाते थे वो अपने साथ इनको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं गिफ्ट्स ले जाते थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रॉयल पैट्रनेज मिलती थी। अब ये जो गिफ्ट की बात है या यहाँ पर रॉयल पैट्रनेज की बात है, ये भी एक रीज़न बन जाता है आपके पास जो है जो चिश्ती सिलसिला का इमरजेंस होता है वो इस वजह से भी होता है। अब यहाँ पर आप इंटरेस्टिंगली एक बात सुनो, अगर आप में से कोई अजमेर गया है तो अजमेर में आप देखोगे वहाँ पर जो है बहुत बड़े वहाँ पर आपको कॉल्ड्रम मिलेंगे जिनको हम देग कश्मीरी में बोलते हैं। तो वो बेसिकली अकबर के टाइम पे ही, अकबर ने ही हम देखते हैं 1568 में अकबर ने ही दिए हैं वो कॉल्ड्रम जो है वो वहाँ पर दिए हैं उनको, ताकि वहाँ पर जो रश होता है लोगों का उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो। अगर आप आज भी जाओगे वहाँ पर, फिर लेटर पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कॉल्ड्रम खुद से भी बनाई है और वहाँ पर आज भी वो मौजूद हैं, तो उनमें आज भी खाना पकाया जाता है। तो उस वक्त अकबर ने इसको बहुत ज़्यादा पैट्रनेज दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रॉयल पैट्रनेज का मकसद क्या था। अब पॉलिटिकल रीजंस हम ये तो हमने पर्सनल रीजन देखे इनका, कभी कभी पर्सनल रीजंस भी होते थे इन रूलर्स के, ताकि ये किसी सूफी सेंट के पास जाए। अब पॉलिटिकल रीजन में सूफी एट द स्टेट अगर हम देखेंगे, सूफीज एट द स्टेट। अब यहाँ पर एक सूफीज एंड द स्टेट पर जाने से पहले एक और बात आप याद रखें, अपनी जो है एस्टेसी बढ़ाने के लिए जो जिक्र है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड को ठीक करने के लिए एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोड्यूस हुई है, जिसको हम समा कहते हैं। समा जो है ना बेसिकली म्यूजिक है, तो म्यूजिक का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है कहाँ, सूफी दरगाह में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप आज भी जाओगे तो सूफीज एंड स्टेट से पहले मैं बात कर रहा हूँ उसी में ये ऐड करना आप, समा हम देखते हैं म्यूजिक स्टार्ट हो गया तो रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, समा में कवाली हो रही है, तो कवाली जो है यहीं से स्टार्ट होती है। तो कवाली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, तो हमारी क्लास में एक बेहतरीन कवाल थे तो उनसे कभी सुनेंगे आगे। तो ये जो कवाली है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जो है किस लिए स्टार्ट होती है, ताकि रिमेम्बर अपनी म्यूज़िक के हिसाब से, म्यूज़िक के ज़रिए से हम रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड जो है उसके ज़्यादा नज़दीक जाए, इसको समा कहते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ जो है ये, अब हम आते हैं किस पर, सूफीज़ एंड द स्टेट पर। सूफीज़ एंड स्टेट में हम देखते हैं एक पॉलिटिकल रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस चाहिए लोगों में, तो मैंने अभी बताया आपको जो सूफी सेंट्स थे उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा थी, जो कॉमन मैसेज थी, इंक्लूडिंग द नॉन मुस्लिम्स एज वेल। अब यहाँ पर रूलर्स कौन है, रूलर्स आर मुस्लिम्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर ज़्यादातर है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए, अपने जो है अपनी रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए, ठीक करने के लिए उन्होंने इन सूफी दरगाहों पर जाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक तो पर्सनल रीज़न मैंने बताया, एक पॉलिटिकल रीज़न ये है सूफी एंड द स्टेट में, वो ये है कि लोग या रूलर इसलिए जाते थे इन सूफीज़ के पास ताकि सूफीज़ इनको एक तो एक्नॉलेज करे एज रूलर, और इनको हम देखते हैं या दुआएं दे या दूसरी चीज़ें, या जो लोग देख रहे हैं, जो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं इस ख्वाजा के पास या जो इस पीर के पास आते हैं, वो एक्नॉलेज करे। वो जब अकबर को देखेंगे, वो जब मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे इस पीर के पास आते हुए, तो उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किन से रिलेटेड, रूलर से रिलेटेड, क्योंकि वो भी ये जानेंगे कि वो भी इसके फॉलोअर हैं, वो भी इसके काइंड ऑफ भक्त हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉलिटिकल रीज़न है, ताकि अपना रूल लेजिटिमाइज कर सके वो लोगों में, ताकि लोग उनको एक्सेप्ट कर सके एज रूलर, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल, कभी कभी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी होता है। कभी हम देखते हैं कुछ ऐसे भी यहाँ इन सूफीज़ में आए हैं जो रूलर चाहते थे उनसे, या उनको अपने दरबार में बुलाना चाहते थे, या उनको एंडोमेंट्स या उनको गिफ्ट्स देना चाहते थे, वो नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि रूल उस वक्त जो रूलर होता था वो अनजस्ट हो रहा, वो अनजस्ट कर रहा था, वहाँ पर उनका जो तरीका था वो गलत था। तो उस वक्त सूफीज़ भी उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो जाता था।
कन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता था? क्योंकि अगर कोई रूलर सूफी को कुछ कह रहा है कि आप करने को, वो नहीं कर रहा है, तो उस वजह से कन्फ्लिक्ट भी हो जाता। पॉलिटिकल रीजंस में जब एक रूलर क्या एक सूफी के पास जा रहा है तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने सूफीज और इनका देखा। नाउ आगे हम देखेंगे न्यू डिवोशनल पाथ्स जो हैं, हमने जो अभी पहले सामने वो डिस्कस किया था ना, वो निर्गुण में हम देखते हैं कबीर है इम्पॉर्टेंट, उसी तरह से आगे गुरु नानक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, मीराबाई है, ये 3 हमें आगे और इसी चैप्टर में डिस्कस करने हैं। वो हम आगे वाले इस इंशाल्लाह जो कल हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में अगर आपको किसी जगह कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, कोई क्लैरिफिकेशन और चाहिए होगी, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन राइट टू मी इन द email as well. Now यहाँ पर अगर कोई confusion, कोई clarification further आपको चाहिए, you can ask. Till then, stay safe and take care of yourself.